हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस लगातार जारी है और आज बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का अंतिम क्लास है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इस पर हम बातें करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले थोड़ा बात कर लेते हैं पिछली क्लास में क्या हुआ था, क्या देखे थे। तो पिछले क्लास की अगर नज़र डालें तो पिछले क्लास में आप देख पाएंगे मैंने स्टार्ट किया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धाराएं। ठीक है, तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दिए थे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम क्या है, उसका उद्देश्य क्या था। भाई, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या किया गया, यह अधिनियम लाया गया। उसके पहले क्या चल रहा था, शारदा एक्ट चल रहा था, ये आप जानते हैं। ठीक है, पहले क्लास में हमने शारदा एक्ट पढ़े थे। तो बाद में इसको क्या लाया गया, बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये क्या हो गया था, पारित हो गया था। कब? 1 नवंबर 2007 को। पूरा नाम वही है, कौन सा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इनकी अगर धाराएं बात करें, ठीक है, इनमें कितनी धाराएं हैं भाई, तो इनमें धारा 21 है और उनमें से कुछ धाराएं हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे धारा 1 की बात हमने की थी और धारा 1 में क्या कहा गया है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बातें की गई है, जिसका नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है। विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में है, लेकिन परंतु आप याद रखेंगे 370 खत्म होने के बाद 2019 से यहाँ पर भी लागू होगा। भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों पर भी ये क्या होगा, कानून रहेगा। और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये स्टार्ट हो गया था, 10 जनवरी 2007 को प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए धारा 2 क्या बोलता है, बाल विवाह की परिभाषा। धारा 2 में क्या है भाई, बाल विवाह की परिभाषा। और बाल विवाह किस किस संदर्भ में कहा गया है कि यदि लड़के का उम्र 21 वर्ष से कम हो और लड़की का उम्र 18 वर्ष से कम हो तो बाल विवाह कहलाएगा। लेकिन 2021 के संशोधन से लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से, ठीक है, अधिक होनी चाहिए। चलिए, लड़के का उम्र यदि 21 वर्ष से अधिक हो, लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो भी ये बाल विवाह कहलाएगा। लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो भी ये बाल विवाह कहलाएगा। इन परिस्थितियों में तो बाल विवाह की परिभाषा धारा नंबर 2 में दिया गया है। धारा नंबर 3, तो धारा नंबर 3 में मैंने क्या बताया था भाई, क्या बताया था, बाल विवाह का शून्यकरण होना, बाल विवाह समाप्त हो जाना, ठीक है, पूरी तरह से शून्य हो जाना। तो जिला न्यायालय में जाकर कोई भी ऐसा पक्षदार, ठीक है, कोई भी क्या है, एक पक्षदार, चाहे स्त्री की तरफ से हो चाहे पुरुष की तरफ से हो, ठीक है, स्त्री की तरफ से हो या पुरुष की तरफ से हो, दोनों में से कोई एक पक्षदार कहाँ जाएगा, जिला न्यायालय में जाकर शून्य घोषित करा सकता है। किसको? बाल विवाह को। ठीक है, वयस्क अगर शून्य घोषित कराता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद वो करा सकता है। वयस्क होने के बाद कितने, 2 वर्ष, वयस्क होने के बाद 2 वर्ष तक क्या करता है, अर्जी लगा सकता है जिला न्यायालय में। और 2021 के बाद ये 5 वर्ष हो गया, तो 5 वर्ष के बाद, वयस्क होने के बाद 5 वर्ष के बाद क्या कर सकता है, वो शून्यकरण करा सकता है। लेकिन अवयस्क की स्थिति में वो यदि बाल विवाह को शून्य कराना चाहता है, वो अभी अवयस्क है, तो उनके कोई अभिभावक होंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, चाचा चाची, या कोई संरक्षण के रूप में वो अभिभावक के रूप में होंगे तो वो करा सकते हैं। उनके मित्र शुभचिंतक करा सकते हैं, कोई वकील उनके साथ जाकर करा सकता है शून्यकरण। ठीक है, और साथ ही साथ दहेज स्वरूप जो प्राप्त सामग्री या धन है उसको वापस भी ला सकता है, ठीक है, या उसी के समान कोई रकम, ठीक है, वापस ले सकता है, याद रखेंगे। महिला, धारा नंबर 4 क्या बोलता है भाई, महिला पक्षकार को पुरुष पक्षकार द्वारा भरण पोषण व निवास का आदेश कौन देगा, जिला न्यायालय द्वारा दिया जाता है। महिला को पुरुष द्वारा भरण पोषण एवं निवास का आदेश
यदि पुरुष अवयस्क हो तो इस आदेश का पालन कौन करता है? माता पिता करें। रकम मासिक या एकमुश्त पटा सकते हैं। पुरुष के परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार ये रकम पटा सकता है। ये रकम किसके अनुसार पटा सकता है? पुरुष के परिवार की आर्थिक स्थिति को जानकर उसको, ठीक है, उसके अनुसार ये रकम एकमुश्त या मासिक पटा सकते हैं। और ये सभी भरण पोषण और निवास कब तक देंगे उस महिला को, उस स्त्री को? जब तक उनका पुनर्विवाह ना हो। कहने का मतलब जब तक उनका दूसरा विवाह किसी अन्य पुरुष से ना हो। ये चौथा हमने देखे थे। पांचवा देखे थे शून्यकरण होने के बाद बाल विवाह के से जन्मे, ठीक है। चौथे के बाद क्या है? पांचवा हमने देखे थे बाल विवाह से जन्मे बच्चे की भरण पोषण एवं अभिरक्षा का आदेश जिला न्यायालय देगा, ठीक है, जिसमें बच्चों के भविष्य को देखते हुए भरण पोषण का आदेश, बच्चे की कस्टडी के लिए आदेश, ठीक है, माता पिता में कोई एक रख सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। धारा 6 क्या बोलता है? बाल विवाह से जन्मे बच्चों का धर्मस्थता, ठीक है। तो बाल विवाह से जन्मे बच्चे को वैसे ही समझा जाए जैसे कि और नॉर्मल बच्चे को समझा जाता है, वही अधिकार वही सब चीज़ इनको भी प्राप्त हो, ठीक है, धर्मस्थता। चलिए, धारा नंबर 8 हमने देखे थे जिला न्यायालय को आदेश, ठीक है, जिला न्यायालय वो आदेश के परिवर्तन कर शक्ति, अपने जो भी आदेश है उनको परिवर्तन कर सकता है। ये किसमें बोला है? धारा 4 और धारा 5 के अधीन ये क्या करता है? जिला न्यायालय अपने आदेश को परिवर्तन कर सकता है। धारा नंबर 8 क्या बोलता है भाई? वह अपराध जिसमें अर्जी लगाई है, ठीक है, वह न्यायालय जिसमें अर्जी लगानी है, ठीक है। तो धारा 3, 4, 5 के अधीन, ठीक है, किसमें हम लगा सकते हैं? अर्जी लगा सकते हैं। पुरुष पक्षकार जहाँ रहता है वहाँ लगा सकते हैं, महिला पक्षकार जहाँ रहता है उस जिला न्यायालय के संबंधित लगा सकते हैं, जहाँ विवाह हुआ है वहाँ के जिला न्यायालय में लगा सकते हैं। दोनों पक्षकार यदि अंतिम रूप से वहाँ निवास कर रहे हैं तो वहाँ लगा सकते हैं। अर्जी की तारीख से वहाँ अगर निवासरत है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल देखिए मैंने समझाया था, ठीक है। तो उस प्रकार से पिछले क्लास में कुल टोटल 8 धाराएं हमने देखे थे, ठीक है। चलिए, अब इस क्लास में, आज की क्लास में हम जो धारा देखने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे 9 से, ठीक है। क्या है? धारा नंबर 9। चलिए, चलिए, धारा नंबर 9, धारा नंबर 10 और धारा नंबर 11, ठीक है। याद रखेंगे ये तीनों धारा किससे संबंधित है? दंड से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? दंड से संबंधित है। तीनों धाराएं दंड का प्रावधान है। तीनों धाराएं में किसका प्रावधान है? दंड का प्रावधान है, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं, क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, धारा नंबर 9 क्या बोलता है कि यदि बाल विवाह, ठीक है, यदि कोई पुरुष, समझिएगा, सुनिएगा, यदि कोई पुरुष 18 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुका है, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुका है कोई पुरुष और वह बाल विवाह करता है तो उसके लिए दंड है। पहली बात है। दूसरी बात है, धारा नंबर जो है 10 क्या बोलता है? यदि कोई बाल विवाह का अनुष्ठान कराता है, ठीक है, बाल विवाह का अनुष्ठान कहने का मतलब है आपके आसपास जो भी जो है घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, ठीक है, ये अनुष्ठान कराते हैं या कोई अन्य पंडित वगैरह कोई कराता है। जैसे बोलते हैं कि एक बोलते हैं शादी राम घर जोड़े, सुने होंगे ना, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वैसी टाइप का कोई व्यक्ति होगा जो बाल विवाह को संपन्न कराता है, ठीक है, तो उनके लिए भी दंड है। तीसरी बातें, ठीक है, धारा नंबर 11, बाल विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए भी दंड है, ठीक है। तो प्रोत्साहन कहने का मतलब कैसे? जैसे समाज के लोग, परिवार के लोग क्या बोलते हैं कि भाई बेटी बड़ी हो गई है, स्कूल नहीं जा रही है, पढ़ लिख नहीं रही है, तो उसका विवाह करा दीजिए,
आसपास के लोग, मोहल्ले वाले क्या प्रोत्साहित करते हैं इसके लिए, हमने क्या देखा है, लड़का देखा है, ठीक है, या इसके लिए लड़की देखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्रोत्साहन करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों का विवाह करा दीजिए, ठीक है। जो लेकिन वो उम्र नहीं हुआ है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया वो उम्र नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोत्साहन करने वाले, जो समाज के लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग प्रोत्साहित करने वाले लोगों को भी दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो वही है 9 बोलता है कि 18 के ऊपर अगर कोई पुरुष विवाह करता है, बाल विवाह, तो दंड है। 10 बोलता है कि कोई अनुष्ठान कराता है, उस बाल विवाह को संपन्न कराता है, तो दंड। 11 बोलता है कि बाल विवाह को प्रोत्साहित जो करता है उसके लिए भी दंड। लेकिन दंड क्या होगा, याद रखिए तीनों के लिए दंड एक ही होगा, और एक क्या है, उसके लिए कठोर कारावास है। और कठोर कारावास के अंतर्गत आपको 2 वर्ष की, जो इन तीनों में कोई भी एक, ठीक है, ये तीनों 9, 10, 11, ठीक है, 9, 10, 11, धारा 9, 10, 11, और तीनों में कोई एक भी अगर कार्य होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, 2 वर्ष की कठोर कारावास होगा, या फिर 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों होगा, ठीक है। 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख का जुर्माना, या दोनों, इन तीनों धाराओं के अंदर दंडित किया जाएगा। तो आपको आप आराम से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो हमने धारा 8 तक पढ़ चुके हैं, अब धारा नंबर 9 पर चलते हैं, ठीक है। धारा नंबर 9, धारा नंबर 10 और धारा नंबर 11 तीनों एक ही है, तो मैं यहाँ पर तीनों को एक ही साथ बता दूंगा। दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान, और दंड का प्रावधान एक तो धारा नंबर 9 में है, दंड का प्रावधान धारा नंबर 10 में है, और दंड का प्रावधान धारा नंबर 11 में है। तीनों धारा में दंड का प्रावधान है। चलिए, तो धारा नंबर 9 क्या बोलता है, धारा नंबर 10 क्या बोलता है, और धारा नंबर 11 क्या बोलता है, तीनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, यदि कोई पुरुष क्या हो, 18 वर्ष से क्या हो, अधिक हो, और वह क्या करता है, और वह बाल विवाह करता है, बाल विवाह करता है, तो दंड का प्रावधान है, दंड का क्या है, प्रावधान है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई बाल विवाह कराता है, कोई क्या कराता है भाई, कोई क्या कराता है, बाल विवाह, कोई बाल विवाह अनुष्ठान, कोई बाल विवाह अनुष्ठान कराता है, तो उसके लिए दंड, तो दंड का प्रावधान है। तो भी दंड का प्रावधान है। और यदि कोई बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है, ठीक है,
प्रोत्साहित करता है, तो दंड का प्रावधान है भाई, दंड का क्या है, प्रावधान है। चलिए ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कहा, दंड का प्रावधान है धारा नंबर 9, 10, 11 में। धारा नंबर 9 में किस लिए कि यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष 18 वर्ष से अधिक हो और वो बाल विवाह करता है तो दंड का प्रावधान है। यदि कोई विवाह ठीक है अनुष्ठान कराता है, ठीक है विवाह अनुष्ठान कराता है तो भी दंड का प्रावधान है। यदि कोई बाल विवाह को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है तो भी दंड का प्रावधान है, ठीक है। और इसमें याद रखिए इन तीनों में कितना दंड होगा, ठीक है। इन तीनों में दंड है कठोर कारावास, क्या हो, कठोर कारावास, ठीक है। और कठोर कारावास मैक्सिमम 2 वर्ष का होगा, ये याद रखेंगे। एवं कितना, 1 लाख रुपया जुर्माना, क्या है, 1 लाख रुपये जुर्माना, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं जुर्माना। जुर्माना कितना होगा, 1 लाख रुपये क्या होगा, जुर्माना, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है इसके अंदर पढ़िए, ठीक है। धारा नंबर 9, जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु पार कर लेता है, अवयस्क हो जाता है और बाल विवाह करता है तो वो कठोर कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक होगी या जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक होगा का हो अथवा दोनों में दंडनीय होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं तो वो या फिर दोनों, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों, ऐसे लिख सकता हूं, या दोनों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक है और वो बाल विवाह करता है तो उसके लिए कानून ने क्या दंड का प्रावधान रखा है। ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगा, ऑप्शन ए कठोर कारावास जो कि 2 वर्ष का रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा जुर्माना, ठीक है, 1 लाख का रहेगा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है। कठोर कारावास, ठीक है, 2 वर्ष का, या जुर्माना 1 लाख रुपए का, या ठीक है दोनों, कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो याद रखिए दंड का प्रावधान तीनों में है, तो आपको याद हो जाना चाहिए, अभी तक पूरे 11 के 11 धारा आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, धारा नंबर 12, कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक का विवाह शून्य होगा, ठीक है। कब शून्य होगा, ठीक है, क्या कहा गया है कि संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया गया कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर, ठीक है, किसी स्थान जाने के लिए बलपूर्वक बाध्य किया होगा, किसी प्रवचनपूर्ण साधनों से उत्प्रेरित किया गया, ठीक है, विक्रय किया गया कोई व्यक्ति, उसका विवाह कराया जाता है। यदि अवयस्क विवाहित है और उसके पश्चात उस अवयस्क का विक्रय किया जाता है तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है, विवाह शून्य होगा, ठीक है। चलिए 13
13 क्या बोलता है, 11 हो गए। अब धारा नंबर 13, सॉरी धारा नंबर क्या है, 12 है कि 13 है, 12। चलिए धारा नंबर 12 क्या बोलता है भाई कि अवयस्क बालक का विवाह शून्य क्या होगा, शून्य होगा। अब शून्य किस स्थिति में होगा, पहली बात ये कि यदि कोई उस व्यक्ति को, ठीक है, बालक को, अवयस्क बालक को क्या किया, बहला फुसलाकर, क्या किया, बहला फुसलाकर लाया गया हो कि भाई आपकी शादी करा दें, ठीक है, बहला फुसलाकर लाया गया हो, ठीक है, कि हम यहाँ चलेंगे, यहाँ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से बहला फुसला कर लाया होगा और उसका जो है बाल विवाह कराया, तो ये क्या होगा, इस स्थिति में शून्य होगा। ठीक है, एक और स्थिति है, ठीक है, बलपूर्वक लाया गया होगा, ठीक है, उसको उठा के कि शादी आपका करेंगे और वो अवयस्क बालक मान नहीं रहा है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, बलपूर्वक उठाकर, ठीक है, उठाकर लाया गया अवयस्क बालक यदि है तो क्या होगा, वो विवाह शून्य माना जाएगा। और तीसरा ये कि यदि वो अवयस्क विवाहित है, ठीक है, अवयस्क क्या है, विवाहित है और उसका क्या कर रहा है, और उसका विक्रय कर रहा है, ठीक है, और उसका विक्रय कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये विवाह क्या माना जाएगा भाई, शून्य माना जाएगा। ये आप याद रखिए, ठीक है। चलिए तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है आपका, एक तो पहली बात है 1 से लेकर पूरे 11 जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 13 इम्पोर्टेंट है, आपका 15 इम्पोर्टेंट है और आपका 16 इम्पोर्टेंट है, 13, 15, 16, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि इसमें 11 धाराएं हैं, सॉरी इसमें 21 धाराएं हैं और कितने को भी आप याद रखेंगे क्योंकि और अभी पढ़नी है हमें, ठीक है। अभी हम दहेज प्रताड़ना अधिनियम पढ़ेंगे, टोनही प्रथा अधिनियम, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम हम देखेंगे। तो कितने अधिनियम में धाराएं जो हैं कितने याद करेंगे, तो वही इंपॉर्टेंट धारा याद करिए जो है एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो 1 से 11 आप याद करिए, बिल्कुल आसान है याद करना। 13 याद करिए, जो है 15 याद करिए, 16 याद करिए, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए तो धारा नंबर अब 13 देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, 13। चलिए धारा नंबर 13 में क्या बोला गया है ये थोड़ा पढ़िए जरा, ठीक है। बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात की होते हुए भी यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की आवेदन पर या किसी व्यक्ति के परिवाद के माध्यम से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है या उसका अनुष्ठान किया गया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे किसी व्यक्ति के जिसके अंतर्गत किसी संगठन या सदस्य या कोई व्यक्ति संगम भी है विरुद्ध ऐसे विवाह को प्रसिद्ध करने की आदेश निकालता है, ठीक है। चलिए तो देखिए धारा नंबर अगर 13 की हम बात करते हैं, ठीक है,
धारा नंबर 13, इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूं। चलिए, धारा नंबर 13 क्या बोलता है भाई? 13 ये बोलता है कि बाल विवाहों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश जारी की, ठीक है, जारी करने की न्यायालय को शक्ति या न्यायालय की शक्ति, जारी करने की न्यायालय की शक्ति, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें देखिए जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेट, समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर में आप देखेंगे तो महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा वो, ठीक है। बड़े बड़े जो नगरों में, महानगरों में, ठीक है, महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएगा, मजिस्ट्रेट। और ये महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आदेश जारी करेगा, ठीक है। क्या करेगा कि ये आदेश जारी करेगा, आदेश जारी करेगा। किस समय ये आदेश जारी करेगा ये समझिएगा, ठीक है। सॉरी, किस समय ये आदेश जारी करेगा भाई? आदेश कब जारी करेगा? जब जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होगा या कोई प्रतिवादी होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई संस्था होगा, कोई संगठन होगा, वो यदि ये बोलता है कि भाई फलाने जगह पर, यहाँ पर बाल विवाह होने वाला है, ठीक है, होने की संभावना है, बातें चल रही हैं दोनों जो है परिवार के मध्य कि बाल विवाह होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिसकी बातें हम करेंगे, ठीक है, जिसकी बातें हम करेंगे धारा नंबर किसमें? 16 में, कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य यह है कि बाल विवाह को रोका जाए, और रोकने के लिए बहुत सारे उनका कर्तव्य है जो पढ़ेंगे धारा 16 में, ठीक है। सॉरी इसमें लिखा नहीं हो क्या, धारा 13 है ना। तो धारा 13 में ये क्या बोल रहा है भाई? धारा 13 में क्या बोलना है कि यदि कोई बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन, ठीक है, कोई प्रतिवादी जाता है किनके पास? न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की बात कि यहाँ बाल विवाह होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? एक आदेश जारी करेगा, और उस आदेश के अंतर्गत, ठीक है, उस आदेश के अंतर्गत इस बाल विवाह को रोका जा सकता है, ठीक है। आदेश जारी करेगा, और आदेश मैंने कब जारी करेगा, ठीक है, कब जारी करेगा? जब कोई, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या, ठीक है, कोई प्रतिवादी, ठीक है, कोई संस्था आदि, ठीक है, जाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट को, किनको भाई? न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये अवगत कराएगा कि ऐसे कोई विवाह होने वाला है, ठीक है, होने की संभावना है। ऐसे स्थिति में, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक आदेश जारी करेगा, और आदेश किसके लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए भाई? बाल विवाह को रोकने के लिए, समझिएगा। आदेश जारी करेगा किसके लिए? बाल विवाह को रोकने हेतु, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या करेगा? ऐसा, ठीक है, एक आदेश जारी करेगा। लेकिन फिर भी यदि ऐसा होता है कि
वो परिवार वाले, दोनों परिवार वाले या वो व्यक्ति या अनुष्ठान कराने वाले, ठीक है, जो शादी को संपन्न कराने वाले, ठीक है, इस बात को मानते नहीं हैं और दोनों का विवाह करा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर जो है दंड का प्रावधान होगा, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, नहीं मानने पर दंड का प्रावधान क्या होगा भाई, नहीं मानने पर, नहीं मानने पर क्या होगा, दंड का प्रावधान होगा। क्या होगा, प्रावधान होगा। और दंड का प्रावधान कैसा होगा भाई, कितना होगा, क्या होगा, दंड का प्रावधान वही होगा जो धारा नंबर 9, 10 और 11 में हो, ठीक है। दंड का प्रावधान धारा नंबर 9, 10, 11 के अनुसार, ठीक है। दंड का प्रावधान क्या होगा, धारा नंबर 9, धारा नंबर 9, धारा 10 और धारा 11 के अनुसार, 11 के अनुसार इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार इसका मतलब क्या है कि पहली बात ये कि जो है आपको कारावास होगा, कारावास होगा। कितना कारावास होगा भाई, कारावास 2 वर्ष का होगा, मैक्सिमम 2 वर्ष का कारावास। और ठीक है, या फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जुर्माना होगा। क्या होगा, जुर्माना होगा। कितना, 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपये का जुर्माना होगा, या दोनों, या क्या होगा, दोनों होगा। तो जो धारा 9, 10, 11 जैसा है, ठीक है, धारा 9, 10, 11 में जो हम पढ़े हैं, ठीक है, जैसे कठोर कारावास या 2 वर्ष का, कठोर कारावास में 2 वर्ष का जुर्माना, या कठोर कारावास 2 वर्ष का या जुर्माना 1 लाख रुपये का, या दोनों। तो उसी प्रकार ऐसी स्थिति आती है। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी क्या होगा, दंड का प्रावधान। तो याद रखिए, दंड में कोई, ठीक है, कई जो है कई जगह ऐसे होता है ना, जैसे कई हम अधिनियम देखते हैं, तो अलग अलग अधिनियम में अलग अलग टाइप की जो है चीज़ों में दंड का प्रावधान अलग अलग होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो भी है, इसमें दंड का प्रावधान कुछ भी करिए, ठीक है, चाहे आप बालिका को प्रोत्साहित करें शादी के लिए, अनुष्ठान कराइए 18 से कम उम्र के जो ऊपर जो पुरुष है, ठीक है, वो शादी करे, किसी के लिए भी दंड का प्रावधान वही है, ठीक है। कितना, 2 वर्ष का जो है कारावास, कठोर कारावास, या 1 लाख रुपये जुर्माना, या दोनों, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिए, इसमें दंड का प्रावधान मैंने बताया, किसको दंड मिलेगा, इसमें दंड किसको मिलेगा, पुरुष को मिलेगा भाई। दंड किसको मिलेगा, इस पुरुष को मिलेगा, ये याद रखिएगा ना, ठीक है। यहाँ समझ रहे ना, यह धारा नंबर 9 में क्या बताया था मैंने, ठीक है। यदि कोई पुरुष 18 से अधिक है तो वह बाल विवाह करता है तो दंड का प्रावधान है। तो किसको मिलेगा दंड, यहाँ उस पुरुष को मिलेगा जो शादी कर रहा है, याद रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी और को मिलेगा, पुरुष को मिलेगा, ठीक है, महिला को नहीं या स्त्री को नहीं, याद रखेंगे। चलिए, ये थोड़ा बात जो है मुझे दिख गया है तो मैं बता दिया यहाँ पर। चलिए, तो धारा नंबर 13 क्या बोलता है, ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, क्या है, बहुत सारी बातें लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा एक बार पढ़ देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। धारा नंबर 2 के उपधारा 1 में अधीन कोई परिवाद, कोई बाल विवाह या बाल विवाह का अनुष्ठान कराने की संभावना, ठीक है, संभाव्यता से संबंधित व्यक्ति जानकारी या विश्वास कराता है, किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त जानकारी, ठीक है, गैर सरकारी संगठन, ठीक है, किया जाता है। प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या का न्यायालय कि किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर, ठीक, उस पर संज्ञान ले सकते हैं। अक्षय तृतीया जैसे कपितय दिनों पर सामूहिक बाल विवाह का अनुष्ठान या निवारण करने के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों के साथ जो कि अधिनियम द्वारा उसके अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी समझा जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकने, ठीक है, बाल विवाह होने की संभावना है उसको रोकने या उसका निवारण करने की अतिरिक्त शक्ति भी होती है, और इस प्रयोजन के लिए वो सभी समुचित उपाय कर सकेगा
ठीक है, अपेक्षित न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा। न्यूनतम बल, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं मारपीट करेगा, ठीक है, न्यूनतम बल। धारा 6 के उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य या शक्ति संगम के विरुद्ध तय तक नहीं निकाला जाता जब तक न्यायालय ने उसे यथास्थिति ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यों का शक्ति संगम को पूर्व सूचना न दी। ठीक है, पूर्व सूचना, जैसे कि मैंने कहा कोई भी जाके पूर्व सूचना दे सकता है, ऐसे वो, ठीक है, ऐसा होता है ना, पुलिस जानती भी है कि यहाँ क्राइम हो रहा है, तो जब तक कोई FIR दर्ज नहीं कराएगा, सूचना नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आपने देखे हैं, ठीक है, ऐसा तो सामने होगा तो वो करेंगे, लेकिन FIR दर्ज कराएंगे तो ज़्यादा वो क्या है, ठीक है, वो कार्य करेगा। तो उसी प्रकार जब तक वो सूचना नहीं मिले, कोई आके सूचना नहीं देगा कि भाई इनके साथ ये बाल विवाह होने वाले, इन परिवार के मध्य बाल विवाह होने वाला है, ठीक है, तो ये सूचना देना पड़ेगा। चलिए, और क्या लिखा है इसके अंतर्गत, परंतु किसी अत्यावश्यक की दृष्टि में न्यायालय को इस धारा के अधीन कुछ सूचना दिए बिना अंतरिम जो है आदेश निकालने की शक्ति भी है। सूचना भी नहीं मिलेगा तो भी, और अगर जानकारी है तो आदेश निकालने की भी शक्ति है। उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के ऐसे पक्षकार को जिसके विरुद्ध आदेश जारी किया गया था, सूचना देने और सुनने के पश्चात पुष्टि की जा सकती है और उसका निष्प्रभाव किया जा सकता है। ठीक है, 8 क्या बोलता है, उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश को स्वप्रेरणा पर या किसी व्यक्ति आवेदन पर विखंडित या परिवर्तन कर सकता है। ये भी याद रखेंगे। जहां कोई आवेदन उपधारा 1 के अधीन प्राप्त होता है, वह न्यायालय आवेदक को या तो स्वयं के अधिवक्ता द्वारा अपनी समझ उपस्थित होने पर शीघ्र अवसर देगा, और यदि न्यायालय आवेदन की सुनने के पश्चात आवेदन को पूर्णतः या भागतः नामंजूर करता है तो ऐसा कारणों से लेखबद्ध रहेगा। ठीक है, यदि कोई यह जानते हुए भी कि इसके विरुद्ध धारा 1 के अधीन आदेश जारी किया गया है, उस आदेश की अवज्ञा करने पर, ठीक है, उस आदेश को नहीं मानने पर वह दोनों में से किसी एक भांति कारावास, ठीक है, कारावास अवधि 2 वर्ष का, ठीक है, दे सकती है, और जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों दंडनीय अपराध है। ठीक है, याद रखिए, परंतु ये याद रखिए, कोई स्त्री कारावास से दंडित नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो मैंने कहा कारावास हो सकता है। ठीक है, देखिए इतनी बातें लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको समझना ये वाला चाहिए। ठीक है, आपको समझ कौन सा आएगा, ये अच्छे ढंग से आएगा। वो जो लिखा है कुछ बातें समझ में नहीं आती। तो बस यही बातें हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई परिवादी, कोई जो बाल विकास विवाह प्रतिषेध अधिकारी है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाकर पूर्व सूचना देता है कि वो कहीं शादी हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट है, वो आदेश जारी करेगा उस बाल विवाह को रोकने के लिए। यदि नहीं मानता है या कोई, ठीक है, उल्लंघन करता है उनके आदेश का, तो धारा 9, धारा 10, धारा 11 जैसे इनको कठोर कारावास, 2 वर्ष की सजा या फिर जुर्माना 1 लाख रुपये या दोनों तय है। तो ये इतना याद रखिए, बाकी आप भूल भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, जस्ट 1 मिनट वेट करिए।
चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे 14 क्या बोल रहे हैं, आदेश के उल्लंघन में बाल विवाह का शून्य होना। ठीक है, ये जो है 13, ठीक है। 14 क्या बोलता है कि जो आदेश नहीं मानेगा, ठीक है, ये आदेश का उल्लंघन करेगा, किसका, धारा 13। तो धारा 13 के आदेश के उल्लंघन के जो है धारा 13 के अधीन जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन में, चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम, अनुस्थापित किया गया कोई बाल विवाह प्रारंभ से ही क्या माना जाएगा भाई, शून्य माना जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई आदेश दे दिया गया है किसका, जो है धारा 13 के तहत, और धारा के 13 के तहत यह आदेश दे दिया कि इस बाल विवाह को रोक दो। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो महानगर मजिस्ट्रेट है, वो ये बोलते हैं कि भाई ये जो है हमने आदेश दे दिया कि बाल विवाह को रोके, और उसका यदि उल्लंघन कर देता है, कहने का मतलब बाल विवाह करा देता है, तो ऐसे आदेश के उल्लंघन के बाद भी ऐसा करते हैं तो इस विवाह को, इस बाल विवाह को क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ये विवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कहाँ कहा गया है, धारा नंबर 14 में। तो 13 के अधीन ये बातें की गई हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, धारा 13 के अधीन जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन में, चाहे वो अंतरिम हो, अंतिम स्थापित किया गया हो, बाल विवाह प्रारंभ से ही क्या माना जाएगा भाई, प्रारंभ से शून्य माना जाएगा। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये धारा नंबर 14 बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। चलिए अब बात करते हैं धारा नंबर 15 की। 14 तो आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, धारा नंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा, आपका धारा नंबर 1 से 11 तक इम्पोर्टेंट है, फिर आपका 13 इम्पोर्टेंट है, फिर 15 इम्पोर्टेंट है, फिर 16 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखिए धारा नंबर 15 क्या बोलता है, यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई जो है प्रोत्साहन कराने वाले व्यक्ति, कोई अनुष्ठान कराने व्यक्ति जिसको दंड मिल गया है, जो दंडनीय व्यक्ति है, दंड मिल गया है, उस व्यक्ति को, ठीक है, क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत क्या नहीं मिलेगा, जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, चीज़ों को समझिए क्या लिखा है, क्या लिखा है धारा नंबर 15 क्या लिखा है, अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। क्या हो, अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। तो दंड संहिता 1973, ठीक है, 74 का 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपराध का, ठीक है, ऐसे अपराध क्या होते हैं, अपराध का क्या होना, संज्ञेय एवं अजमानती होना, जमानती होना। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कुछ बातें, जैसे मैंने क्या कहा, संज्ञेय होना, क्या होना, संज्ञेय होना, संज्ञेय। तो ये जो बाल विवाह है वो एक प्रकार का संज्ञेय अपराध माना है। क्या है, एक संज्ञेय अपराध है। बाल विवाह एक प्रकार का अजमानती जो है अपराध है, अजमानती, ठीक है, अपराध है। और साथ ही साथ आप ये जानिए कि बाल विवाह एक अशमनीय अपराध है। अशमनीय क्या है, अशमनीय अपराध है। ठीक है, चलिए अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या है पहले मैं समझा दे रहा हूं। संज्ञेय अपराध किस अपराध को कहा जाता है, ठीक है, ऐसे अपराध जो क्या हो, गंभीर अपराध हो। ठीक है, क्या हो, ऐसे अपराध जो क्या हो, गंभीर अपराध
हो उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध। ठीक है, तो याद रखिए ऐसे अपराध क्या हो, जो गंभीर अपराध हो। क्या हो, गंभीर अपराध। जो गंभीर अपराध है उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञेय अपराध कहते हैं। अजमानती होना कहने का मतलब है इसमें जमानत नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती भाई, ठीक है, जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि इनको जो है कारावास हो गया, और यदि कोई बेल कराना चाह रहे हैं, यदि कोई जमानत कराना चाहते, बेल कराना चाह रहे हैं, तो बेल करा के छूट जाते हैं। लेकिन इसमें याद रखिए इसमें जमानत नहीं होगा। ठीक है, इसमें बेल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन अवेलेबल जो है क्या है, जो है क्राइम है, याद रखिए। तो देखते हैं कभी मूवी वगैरह में आपने जो है मूवी में देखते हैं कि भाई कोई जो है क्या होता है, किसी को जेल भेज देते हैं किसी कारणवश, तो वकील आता है, अब बेल थमा देता है कोर्ट से ऑर्डर लेके, ठीक है, और बेल थमा के जमानत करके वो ले जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे ये बेल नहीं होगा, जमानत नहीं होगा। ठीक है, तो ये गंभीर अपराध, ऐसे गंभीर अपराध को संज्ञेय अपराध कहा गया है, ऐसे अपराध को। ठीक है, और जहाँ पर याद रखिए, ये भी याद रखिए, जहाँ पर अगर संज्ञेय अपराध होगा, ठीक है, जो गंभीर अपराध होंगे, उस गंभीर अपराध में इसमें जमानत नहीं होती। ठीक है, और यदि ऐसा है तो ये भी ऐसे जमानत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी याद रखिए, ठीक है, अशमनी का मतलब क्या है, अशमनी का मतलब है यहाँ पर कि दोनों पक्षों के सुलह से, ठीक है, सुलह से निपटारा नहीं होता। दोनों पक्षों की सुलह से निपटारा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, निपटारा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान के चलिए बाल विवाह करा दिया गया, ठीक है, बाल विवाह करा दिया गया, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर आने पर, ठीक है, ये कहा गया है कि भाई साहब हम लोग क्या कर लेते हैं, दो परिवार वाले जिनका विवाह हुआ है, दो परिवार वाले सुलह करा लेते हैं कि ये विवाह ये विवाह नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के यदि सुलह करा देते हैं, दोनों पक्ष मिलकर ये, ठीक है, सुलह कर लेते हैं कि ये विवाह जो बाल विवाह हुआ है ये विवाह नहीं माना जाएगा, इस प्रकार का, तो ये भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। या फिर कोर्ट के ऑर्डर होने पर, कारावास होने पर दोनों सुलह कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो है जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो बातें होंगी वो कहाँ पर होंगी, सुलह वगैरह से सॉल्व नहीं होगा। ये जो बातें किससे सॉल्व नहीं होगा, सुलह वगैरह से सॉल्व नहीं होगा। इसमें आपको जिला न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, जिला न्यायालय ही आदेश देगा। ठीक है, जिला न्यायालय, ठीक है, का आदेश मान्य होगा, का आदेश क्या होगा, क्या होगा, मान्य होगा। को जो जिला न्यायालय जो भी आदेश देगा वही मानना होगा कि आप जाके दोनों पक्ष जाके सुलह नहीं करा सकते। ऐसे प्रावधान को अशमनीय अपराध कहा गया है। क्या कहा गया है, अशमनीय अपराध कहा गया। तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भाई, यहाँ से क्वेश्चन कि निम्नलिखित इसमें से बाल विवाह एक प्रकार का है। ऑप्शन ए रहेगा संज्ञेय अपराध, ऑप्शन बी रहेगा अजमानती अपराध, ऑप्शन सी रहेगा संज्ञेय एवं अजमानती अपराध, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल विवाह, ठीक है, एक प्रकार का अपराध है। कैसे अपराध, संज्ञेय अपराध ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अजमानती अपराध, ऑप्शन सी अशमनीय अपराध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको क्या लगाना है, इनमें से सभी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे हमेशा, लगभग जब भी ये एग्जाम हुआ है, लगभग, ठीक है, एग्ज़ाम हुआ है, ये क्वेश्चन एक न एक बार हर लगभग जो है जितने भी अधिनियम है उनमें ये एक न एक क्वेश्चन ये पूछा, संज्ञेय और अजमानती से संबंधित क्वेश्चन पूछा है।
तो याद रखिए कौन सा संज्ञेय है, कौन सा संज्ञेय नहीं है, कौन सा जमानती, कौन सा अजमानती है, वो लगातार जब हम अधिनियम पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस अधिनियम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में याद रखिए ये संज्ञेय और अजमानती क्या है, होता है, याद रखिए अपराध है। क्लियर है बातें? यही कहा गया है, क्या कहा गया है, यही कहा गया है किसमें, 15 में। उसके बाद 16 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, 16 क्या है भाई, मैं धारा 16 को यहाँ लिख देता हूँ, हम वहाँ पढ़ लेंगे। धारा 16 क्या बोल रहे हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में है। भाई इसको कोई ना कोई तो काम करेगा, तो कौन काम करेगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसमें बोला गया है, धारा 16 में। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कर्तव्य क्या है भाई, इनका कर्तव्य है कि बाल विवाह को रोकना, बाल विवाह जैसे घटनाओं को, ऐसे संगीन जुर्म को, ऐसे जो गंभीर अपराध है, ठीक है, जो संज्ञेय और अजमानती अपराध है, ठीक है, उनको रोकना किसका कार्य है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का। ठीक है, और इसके बहुत सारे कर्तव्य है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके ऐसे भाग के लिए जो उस अधिसूचना के विदिष्टि किया जाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के नाम से ज्ञात हो किसी अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, जिसकी अधिकारिता अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र होगा। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार, ठीक है, क्या करता है, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अपने ये संपूर्ण राज्य में या ऐसे भाग में, ठीक है, वो करेगा, ऐसा कहा गया है। राज्य सरकार समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय सम्मानित सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी अधिकारी से या किसी गैर सरकारी संगठन के किसी पदाधिकारी से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए अनुरोध कर सकती है। ठीक है, तो बाल विवाह जो है प्रतिषेध अधिकारी की क्या बोल सकते हैं कि सहायता करने के लिए, ठीक है, वहाँ के ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के अधिकारी, सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उस क्रम के अधिकारी, ठीक है, सभी अधिकारी मिलजुल कर काम करेंगे। कहने का मतलब सहायता करेगी। यथा स्थिति ऐसे सदस्य अधिकारी या पदाधिकारी तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। चलिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के कर्तव्य को जान लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है कि बाल विवाह के अनुष्ठान का ऐसी कार्रवाई करे, ठीक है, जो उचित समझे निवारण करे। तो अनुष्ठान कराए उसके लिए कार्रवाई करे। इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साध्य जो समग्र करे। बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करे। ठीक है, सहायता देने या होने पर अंतवर्तित न हो, इसके लिए व्यवस्थित मामलों पर सलाह दे या क्षेत्र के निवासियों को साधारणतः परामर्श दे। ठीक है, क्षेत्र के निवासी को परामर्श दे कि बाल विवाह नहीं कराना चाहिए भाई, ऐसे वगैरह। ठीक है, बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति जागृति पैदा करें। ठीक है, बाल विवाह से होने वाली बुराई, जैसे कि बहुत सारे जो है बुराई पैदा हो सकते हैं। बुराई का मतलब यहाँ पर, ठीक है, उनकी बाल विवाह से होने वाले बच्चों की सेहत पर है। ठीक है, सेहत पर असर पड़ता है, शिक्षा पर असर पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे असर पड़ते हैं जो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी बुराई को अवगत कराएं। ठीक है, बाल विवाह के, ठीक है, के नुकसान बताएं। कहने का मतलब है बाल विवाह के नुकसान को बताएं कि बाल विवाह करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे लोगों को अवगत कराएं। बाल विवाह के मुद्दे पर समाज में सुहागृह बनाएं। ठीक है, तो समाज को बाल विवाह रोकने पर, ठीक है, उसको क्या किया जाए, ठीक है, बीच बीच में क्या किया जाए, उनको जो है एक बोल सकते हैं इस प्रकार का मोटिवेशन टाइप उनको क्या किया जाए, देना चाहिए। ठीक है, कि बाल विवाह नहीं होने। ऐसे नियतकालीन विवरणिया और आंकड़े दे जो राज्य सरकार निर्देशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों और कर्तव्यों को निर्वहन करे जो राज्य सरकार द्वारा उसको संबोधित किया जाए। ठीक है, तो एक तरह से टोटल
कुल मिला के हम बोल सकते हैं टोटल कि बाल विवाह को रोके, ठीक है, लोगों को समझाए, ठीक है, आसपास के लोगों को समझाए कि भाई बाल विवाह रोकना जो है ये कितना गंभीर है, बाल विवाह से क्या क्या नुकसान है। बीच बीच में आप बाल विवाह से संबंधित आंकड़े पेश करें कि ऐसे करने से ये होता है, महिलाओं को ये दिक्कत होती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो बाल विवाह रोकने के लिए क्या किया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई है और ये धारा 16 बोलता है। तो बस आपको याद रखना है धारा 16 क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति है, ठीक है। चलिए, इधर कुछ खास नहीं है, 16 तक ही आप जो है वो बोल सकते हैं, उसके बाद इधर कुछ खास नहीं है, ठीक है। इधर 17 की अगर बात करें तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक होना, ठीक है, ये 17 है। श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, इस अधिनियम में तत्तीन बनाए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में श्रद्धापूर्वक की गई या किए जाने के या किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विविध कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी, ठीक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है। नियम बनाने के राज्य सरकार की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर सकते हैं। 19, ठीक है, तो 13, 16 के बाद 19 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से, ठीक है, बाल विवाह जो है कि नियम बनाने, बाल विवाह संरक्षण के लिए नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा कौन सा है, धारा नंबर 19, याद रखिए। 20 1955 के अधिनियम क्रमांक 25 का संशोधन, तो इम्पोर्टेंट निरसन और व्यक्ति उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ है भाई, एक तो मैंने क्या कहा, चलिए, एक तो मैंने क्या कहा, आप देख सकते हैं ये 19 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपका 16 है, 15 है, ठीक है। फिर आपका 13, फिर आपका ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। फिर ये भी है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, ये सभी है लगभग बोल सकते हैं। ये आपका 3 भी, 2 और 1 तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1 और 2 जैसे कि मैंने बताया, धारा नंबर 1 और 2 हमेशा लगभग वही रहता है सभी अधिनियम में, ठीक है। संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ धारा 1 में और धारा 2 में परिभाषा, ये लगभग हमेशा रहता है, तो याद रखें। तो धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, धारा नंबर 3, धारा नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 से 11 तक तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर इम्पोर्टेंट है आपका 13, फिर इम्पोर्टेंट है आपका 16, ठीक है, सॉरी 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 19, ये सारे इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये नहीं, ठीक है। चलिए, तो 4-5 छोड़कर आप इतने को याद रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें पूरी तरह से। चलिए भाई, जब बातें क्लियर हो गई है तो बचा ही क्या है, क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, हम जो देख रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे भाई, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की बात कर रहे थे, वो हो जाता है आपका कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए, इससे संबंधित हम एमसीक्यूज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित हम क्या देखेंगे भाई, एमसीक्यूज देखेंगे। तो वहाँ और आपका क्लियर होगा क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, पूछे जाते हैं, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का क्लास,
और हो जाता आपका पूरा फिनिश। ठीक है, तो 7वें नंबर की क्लास में आज थर्ड क्लास था किसका भाई? ठीक है, थर्ड क्लास था किसका? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से। चलिए, तो आज ही हो जाता है ख़त्म, इतने सारी बातें हम किए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यूज और जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से संबंधित रहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।